क्या होगा जब एप्पल, गूगल और इंटेल जैसी कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान खुद ही इन बिग टेक दिग्गजों के खिलाफ जंग छेड़ दे। ये हैं रो खन्ना। अपना करियर चलाने और फंड्स के लिए ये सिलिकॉन वैली के करोड़पतियों पर निर्भर है, लेकिन ये उन्हीं की दौलत को निकालकर देश के पिछड़े इलाकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो क्या ये एक दूरदर्शी नेता हैं जो अमेरिका की एक नई इकोनॉमी लिख रहे हैं, या फिर एक ऐसे सियासी ढोंगी हैं जो बड़े ही शातिर तरीके से डबल गेम खेल रहे हैं? सिलिकॉन वैली ये इंसानी इतिहास में दौलत, पैसे और इनोवेशन का सबसे बड़ा गढ़ है। एक ऐसी जगह जो ये तय करती है कि दुनिया के अरबों लोग कैसे सोचेंगे, कैसे काम करेंगे और कैसे एक दूसरे से बात करेंगे। और इसी के बिल्कुल केंद्र यानी इसके दिल को रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडर्न अमेरिकन पॉलिटिक्स का सबसे अनोखा और विवादित चेहरा। मिलिए रो खन्ना से, एक ऐसे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट जो गरीबों और आम जनता की आर्थिक भलाई की बातें करते हैं, लेकिन खुद दुनिया की सबसे अमीर बिलियनियर कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा नेता जो बड़ी टेक कंपनियों पर भारी टैक्स लगाना चाहता है, लेकिन उनके बड़े बड़े अधिकारियों को अपना जिगरी दोस्त भी मानता है। एक ऐसा इंसान जिसका मानना है कि अमेरिकन वर्किंग क्लास का फ्यूचर आने वाले कल से लड़ने में नहीं, बल्कि उस फ्यूचर में अपना हिस्सा छीन लेने में है। आखिर कैसे भारतीय इमिग्रेंट्स का एक बेटा अमेरिका के टेक एलिट और वहां के भूले बिसरे पिछड़े इलाकों के बीच का पुल बन गया, और उनका ये विजन हमें क्या बताता है कि अमेरिका किस दिशा में जा रहा है। 1976 में फिलाडेल्फिया में पैदा हुए रोहित रो खन्ना की कहानी क्लासिक अमेरिकन ड्रीम के साथ शुरू होती है। उनके माता पिता बेहतर मौकों की तलाश में भारत से अमेरिका आए थे। उनके पिता एक केमिकल इंजीनियर थे और उनके दादा महात्मा गांधी के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रह चुके थे। पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वो विरासत रो खन्ना के मन में बैठ गई। पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा अव्वल रहे। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और बाद में येल लॉ स्कूल से वकालत। लेकिन खन्ना सिर्फ वकालत नहीं करना चाहते थे, वो पावर चाहते थे, खासकर वो पावर जिससे समाज में बदलाव लाया जा सके। 2004 में सिर्फ 27 साल की उम्र में उन्होंने एक बेहद साहसी कदम उठाया। उन्होंने कांग्रेस संसद का चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्होंने कोई आसान सीट नहीं चुनी। उन्होंने कैलिफोर्निया के 17वें डिस्ट्रिक्ट में अपनी ही पार्टी के एक बहुत ही मजबूत और पुराने नेता माइक होंडा को चुनौती दे दी। वो हार गए और बहुत बुरी तरह हारे। सच तो ये है कि खन्ना एक बार नहीं बल्कि कई बार हारे। पूरे एक दशक तक लोकल पॉलिटिक्स के बड़े नेता उन्हें एक ऐसा महत्वाकांक्षी बाहरी इंसान मानते रहे जो लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन खन्ना लंबी रेस के घोड़े थे। उन्होंने ओबामा प्रशासन में कॉमर्स डिपार्टमेंट के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में काम संभाला, जहां उन्होंने ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियों को करीब से समझा। 2016 तक आते आते राजनीति की हवा बदल चुकी थी। सिलिकॉन वैली तेजी से बढ़ रही थी। पुराने नेता पीछे छूट रहे थे और खन्ना ने एक बार फिर चुनाव लड़ा। इस बार टेक कंपनियों के बड़े अधिकारियों और नए जमाने के युवा प्रोग्रेसिव्स के सपोर्ट से वो चुनाव जीत गए। रो खन्ना को समझने के लिए आपको उनके इलाके को समझना होगा। CA 17 पूरे अमेरिका का इकलौता ऐसा इलाका है जहां एशियन मेजोरिटी बहुमत है और यहाँ के परिवारों की एवरेज इनकम पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये डिजिटल क्रांति का सबसे मुख्य केंद्र है। फिर भी जब खन्ना वॉशिंगटन पहुंचे तो वो बिजनेस का सपोर्ट करने वाले मॉडर्न ग्रुप में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने प्रोग्रेसिव कॉकस का दामन थामा। ये सुनने में बड़ा अजीब सा विरोधाभास लगता है। आप एक ऐसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बर्नी सैंडर्स के चुनावी कैंपेन के नेशनल को-चेयर कैसे बन सकते हैं जो अरबपतियों के खिलाफ बोलता है, जबकि आप खुद उस इलाके के नेता हैं जो अरबपतियों के दम पर ही खड़ा है। खन्ना के पास इसका एक जवाब है, एक ऐसी फिलॉसफी जिसे वो प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म कहते हैं। उनका तर्क है कि टेक सेक्टर की ये बेहिसाब दौलत सिर्फ कैलिफोर्निया के कुछ गिने चुने इलाकों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके बजाय वो सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके इस डिजिटल वेल्थ को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। खन्ना ने अमेरिका के ग्रामीण और उन औद्योगिक इलाकों का दौरा करना शुरू किया जहां की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थीं। उन्होंने वहां एक डिजिटल न्यू डील का प्रस्ताव रखा। उनका मकसद क्या था? उन कस्बों में टेक जॉब्स, कोडिंग अकादमियां और छोटे टेक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स लाना जिन्होंने दशकों पहले अपनी फैक्ट्रियां खो दी थी। वो ऐतिहासिक चिप्स एंड साइंस एक्ट के मुख्य चेहरों में से एक बने, जो अमेरिका में फिर से सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए लाया गया एक बड़ा कानून था। लेकिन इस दोधारी तलवार पर चलने का मतलब यह है कि खन्ना अक्सर बीच में अकेले रह जाते हैं। कट्टर लेफ्ट विंग के लोग सिलिकॉन वैली के अमीरों के साथ उनके रिश्तों की वजह से उन पर शक करते हैं। वो खन्ना की भारी भरकम निजी संपत्ति और टेक कंपनियों से मिलने वाले चुनावी चंदे की तरफ इशारा करते हुए सवाल उठाते हैं कि क्या वो वाकई कभी इन बड़ी टेक कंपनियों की क्लास लगा पाएंगे। इसके बावजूद खन्ना ने उस हाथ को काटने में भी गुरेज नहीं किया जो उन्हें फीड करता है। उन्होंने एंटी ट्रस्ट, मार्केट मोनोपोली के मुद्दों पर बड़े टेक दिग्गजों का खुलकर विरोध किया है, कड़े डेटा प्राइवेसी कानूनों की वकालत की है और टेक वर्कर्स के यूनियन बनाने के अधिकार का सपोर्ट किया है। विदेश नीति की बात करें तो उन्होंने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया
है जो बिना वजह के युद्धों के सख्त खिलाफ है। उन्होंने यमन के युद्ध में अमेरिकी दखल को खत्म करने के लिए दोनों पार्टियों को साथ लाकर कोशिशें की और अमेरिकी विदेश नीति को सेना के बजाय डिप्लोमेसी, बातचीत पर केंद्रित करने पर जोर दिया। अब आप उनसे सहमत हों या ना हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खन्ना वाशिंगटन के सबसे मीडिया स्मार्ट नेताओं में से एक हैं। वो खुद को किसी टेक स्टार्टअप की तरह चलाते हैं, हमेशा एक्टिव रहना, अपने मैसेज को लगातार अपडेट करना और किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी ऑडियंस से बात करने के लिए तैयार रहना। आज जब अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उभार, आर्थिक असमानता और एक बिखरी हुई राजनीति से जूझ रहा है, तो रो खन्ना का ये पॉलिटिकल स्टाइल एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी है। वो एक ऐसे प्रोग्रेसिव नेता हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स की भाषा में बात करते हैं। अमेरिकी इंडस्ट्री के मामले में वो पूरी तरह स्वदेशी हैं, लेकिन दुनिया के मंच पर वो इंटरनेशनल सोच रखते हैं। जैसे जैसे भविष्य में उनके और बड़े पदों पर जाने की अफवाहें बाजार में गर्म होती रहती हैं, सवाल वही बना हुआ है, क्या सिलिकॉन वैली की इस सुपर अमीर दुनिया से निकला एक लीडर वाकई देश के बाकी हिस्सों की आर्थिक दूरियों को मिटा पाएगा, या फिर उनका ये प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म सिर्फ एक ऐसी उलझन है जिसका कोई हल नहीं है। पर एक बात तो तय है, रो खन्ना हाथ पर हाथ धरे भविष्य का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो खुद अपने हाथों से इसे कोड करने की कोशिश में जुटे हैं। और हाँ, अगर आप एक ऐसे 14 साल के इमिग्रेंट प्रवासी लड़के के बारे में जानना चाहते हैं जिसने दुनिया का पहला ईमेल बनाने के लिए फॉर्ट्रान कोड की 50,000 लाइनें लिख डाली और उसका कॉपीराइट भी लिया, तो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। उनका कोर्ट केस और उसकी आखिरी जीत की कहानी आपको हैरान कर देगी।